आज हमारे साथ भारतीय राजस्व सेवा के एक वरीय अधिकारी असलम हसन, जो इसी ज़िले के निवासी हैं मूल रूप से, और बुनियादी शिक्षा भी इनकी इसी ज़िले में हुई है। जो गेहाट हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक पास किया, फिर 2005 में इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और आईआरएस मिला इनको। अभी पटना में जीएसटी इंटेलिजेंस में एडिशनल कमिश्नर हैं बिहार झारखंड के। तो आज हम बात करेंगे उनसे कि जो हमारा क्षेत्र है तो एक ज़माने से बहुत शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ा रहा है, आधारभूत संरचनाओं की कमी रही है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट नहीं हैं रहे हैं, लेकिन फिर भी समय समय पे लोग बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं शिक्षा के अलग अलग क्षेत्रों में। तो असलम साहब, हम आपसे जो युवा पीढ़ी है जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो यूपीएससी हो या कुछ हो, वो अगर उसमें शामिल होना चाहती है, उसकी तैयारी करना चाहती है, तो वो कैसे करे, क्या करे? और मैं सारे सवाल एक साथ जो मेरे जहन में मैं रख देता हूँ कि क्या इसमें कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का बड़ा रोल होता है, या सब्जेक्ट का चयन जो है, विषयों का चयन कैसे कर सकता है, या यूपीएससी ही एक लिमिट है कि उसके अलावा भी कैरियर ऑप्शंस हैं लोगों के पास, अगर यूपीएससी नहीं हो पाता है तो फिर वो क्या करें? तो इन मुद्दों पे हम चाहेंगे कि आप जो हमारे यंग जनरेशन है उनके लिए कुछ मशवरा के तौर पे आप बताएं, या कुछ सलाह उनको दें, सुझाव दें, क्योंकि आप बहुत अनुभवी हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आज जो बच्चे ख़ास करके अभी इस कठिन दौर में, जबकि सरकारी नौकरी मिलना एक बहुत बड़ी संघर्ष प्रक्रिया के बाद मिलती है और लोग बहुत संघर्ष के बाद आते हैं, तो ख़ास के हमारा क्षेत्र जितना पिछड़ा है और हमारी अगर प्रतिनिधित्व के तौर पे देखें तो हमारे बहुत कम लोग शिखर तक पहुंचते हैं। तो एक तो मुझे इस संदर्भ में अपने बच्चों से, नई नस्लों के बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर ईमानदारी हो और आपका डेडिकेशन हो, समर्पण हो, और विषय के प्रति आप ईमानदारी से उस चीज़ को आपने अडॉप्ट किया है कि लगता है कि नहीं, मुझे जिस विषय को मैं ले रहा, चूँकि विषय के तौर पे आपको ये छूट रहती है कि विषय आप चुन लीजिए, तो आपने जब चुन लिया तो उसके प्रति अगर ईमानदारी से उसे विषय वस्तु को अपने तरफ खींचते हैं तो मुझे लगता है कि सफलता की पहली सीढ़ी वहीं से शुरुआत होती है, पहला। और जहाँ तक लगता है कि सफलता, चूँकि इट इज़ नॉट वन नाइट ड्रीम कि अचानक आपने सोचा और कल आप सफल हो जाएंगे, तो ये सबसे दूसरी ज़रूरत है कि आप वो अपना पेशेंस कैसे रखेंगे। क्योंकि आप जब किसी प्रतियोगिता में जाते हैं तो वहाँ दो इम्तिहान है आपके। एक तो ये है कि आप कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। दूसरी एक संभावना जो ज़्यादा है, आशंका ये है कि आप सफल हो जाएंगे। सफल होने के बाद तो आपने मंजिल को पा लिया, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप मंजिल जब नहीं पहुंचते हैं तो वो जो आपकी वेदना है, वो आप पीड़ा है, उससे आप जब गुजरते हैं तो वहाँ अपने आप को कैसे संभालते हैं, तो ये सबसे बड़ा इम्तिहान वही है जो प्रतियोगिता के इम्तिहान से भी ज़्यादा कठिन है। तो वो वहाँ पे आपकी पूरी पर्सनैलिटी, जो मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो पूरा व्यक्तित्व वहीं पे आपका नज़र आता है। तो पहली बात तो ये कि आप ये सोचिए कि जो जिस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं, आपका मकसद, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। टाइम के प्रति आप ईमानदार रहें कि ये टाइम इस चीज़ के लिए हम दे रहे हैं, ये समय हमने चुना है अपने कामयाबी के लिए, तो समय को व्यर्थ नहीं करें। और विषय के प्रति ईमानदारी से आप उसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ, जिसको समझना होता है कि आपका कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये किसी तरह से आप कहें कि खासकर यूपीएससी, मैं आपको कहना चाहूँगा यूपीएससी कहीं भी, हम तो कभी कभी बोलते हैं कि यूपीएससी किसी भी जीनियस स्टूडेंट का कंपटीशन तो है ही नहीं। तो हाँ, इफ यू वांट टू बी आईएएस ऑफिसर यू मस्ट बी डल स्टूडेंट। अच्छा, अगर आप डल रहे हैं, मेडिकल रहे हैं, तो यू विल क्वालिफाई द एग्जाम। मतलब इसमें इसका मतलब ये है कि आप पढ़ते कितना ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ईमानदारी से इंटेलिजेंट कितना ज्यादा है, ये तो मैं समझता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं मैंने 15 घंटे पढ़ लिया, 18 घंटे पढ़ लिया, 20 घंटे पढ़ लिया।
तो प्रैक्टिकली वी आर हैविंग ओनली 24 आवर्स इन आवर हैंड। तो हमको आप ईमानदारी से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। मेरा तो अपना जाति अनुभव है। आपका अनुभव क्या रहा है? मेरा अपना अनुभव ये है कि अगर आप कितने घंटे पढ़ते थे? देखिए, मैं ईमानदारी से करूँ तो अगर मैं घंटे का तो मैंने कभी हिसाब नहीं किया, लेकिन अगर एक दिन में आप 5 घंटे भी समय निकालते हैं, दैट्स इनफ। लेकिन वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर विषय आपके पकड़ में है तो आपको फिर क्या बचता है? कॉन्सेप्ट। तो बाकी रटने का ये विधा तो है नहीं कि आप रट गए और जा गए, बैठ गए और क्वालिफाई कर गए। तो और दूसरी बात, सक्सेस को लेकर के एक होता है कि नहीं, लेकर के एक दिमाग में ये बात बैठ गई है कि यूपीएससी और बीपीएससी के अलावा दुनिया की हर राहें बंद हो गई हैं, तो सक्सेस का वो पैमाना भी ठीक नहीं है। ज़िंदगी में और भी मौके हैं जहां आप सपोज कीजिए पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर आप अपना झंडा बुलंद करना चाहते हैं, परचम बुलंद करना चाहते हैं और ईश्वर ने आपको वो सलाहियत दी है, तो वहाँ भी कामयाब हो सकते हैं। ज़िंदगी के हर हिस्से में हर मौके पे कामयाबी पाई जा सकती है। शर्त यह है कि आप ईमानदारी से, उस लगन से, उस डेडिकेशन के साथ चलें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस काम को भी कर रहे हैं उसको आप उतनी मेहनत और ईमानदारी से करें। हाँ, एक और बात ईमानदारी करना चाहता हूँ, जो ये क्वालिफाई कर जाएंगे, जैसे मैंने क्वालिफाई किया और हमारे और भी दोस्तों ने किया होगा, और हर साल कुछ ना कुछ बच्चे निकालते हैं, अपने इलाके से भी निकालते हैं। तो अगर ये बच्चे जो नहीं आ सके, ये सोचेंगे ये बिल्कुल ही डिफरेंट हैं और ये बिल्कुल ही अलग हैं और इतने जीनियस है कि ईश्वर ने उसको अलग से अच्छा दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप 3 घंटे का इम्तिहान है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन व्हाट यू परफॉर्म ड्यूरिंग द आवर्स, उस अवधि में आपने क्या परफॉर्म किया है, इट मैटर्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कि आप बहुत अच्छे हैं, जब आप अकेले हैं तो आपको सारी चीज़ें याद है, और आप 50 स्टूडेंट के बीच में जब लिख रहे हैं तो आप लिख नहीं पा रहे हैं। एग्जाम फोबिया कहते हैं कभी कभी। जी, तो वो चीज़ है। तो और दूसरी बात, एक बात मुझे याद है, चूँकि आपने शेयर किया तो मैं पूछ रहा हूँ, आपने पूछा है तो मैं उसको दूसरे तरीके से शेयर करता हूँ कि एक बार हमारे, जब मैं अलीगढ़ में था तो हमारे एक प्रोफेसर कहा करते थे कि ट्रेन पे जब सफ़र करते हो तो कभी इमरजेंसी आ जाए तो निकलने का रास्ता पता होना चाहिए, कैसे निकला जाए। तो ऐसे दरवाजे या खिड़की को देख के रखो कि अगर कहीं मुसीबत हो तो उससे कूद जाया करो। तो उनका एक था, तो वही सेम अगर उसको रूल को अप्लाई करें, आप वहाँ पे ऑप्शंस रखिए। बिल्कुल। एग्जाम में सपोज कीजिए कि आप एक जीएस में कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसने आपने पढ़ा ही नहीं, और आपको नहीं आता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट है और आप मतलब चाहते हैं कि नहीं इसको लिख दिया जाए, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, आप ज़्यादा, और जो कि साहित्यकार भी हैं, कि आप लगता है कि छोटी सी चीज़ को लेकर आप 1, 2, 3, 4, 5 पेज भी लिख सकते हैं। आप किसी ठंड से कपकपाते हुए आदमी को देख करके एक कविता लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो उसी तरह अगर किसी सब्जेक्ट को लेकर के कोई क्वेश्चन पूछा गया है और आपने उसकी तैयारी कभी की नहीं और आपने उस कॉन्सेप्ट को समझा है, तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत मुश्किल नहीं होता है, आप कर सकते हैं, यू कैन मैनेज। अच्छा, ये बताइए कि इस रिया और सीमांचल जैसे आज आप भी अभी भी शैक्षणिक रूप से काफ़ी पीछे है, बहुत पिछड़ा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पीछे तो है ही है, क्योंकि बहुत अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट नहीं है यहाँ। तो यहाँ एक सामाजिक स्तर पे ऐसा क्या करने की ज़रूरत है कि बच्चों की एक बढ़िया काउंसलिंग हो पाए, उनको एक राह मिल पाए? क्या संगठनों को आगे आना चाहिए या कुछ क्या किया जा सकता है यहाँ पे? ये बहुत ही माकूल, और हमको लगता है कि व्यवहारिक स्तर पे देखा जाए तो इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि हम लोग यहाँ से अपने इलाके से निकल करके दिल्ली या दूसरी जगह जा कर के अपनी तैयारी या बच्चों को भेजते हैं कि वहाँ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं, स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो मतलब हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो कभी गार्जियन भी मजबूर हैं। लेकिन आज का जो दौर है, जिस दौर में हम इंटर कर चुके हैं, दैट इज़ डिजिटल टाइम, तो उसमें मुझे लगता है इस क्रांति को शायद अगर हम अपने तौर पे लाएं, खास कर कोरोना पीरियड में आपने देखिए कि ऑनलाइन क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट आया, तो इससे हमारे इलाके की बेहतरी हो सकती है अगर वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो। हम पहले था कि एक नोट्स पाने के लिए हम लोग अपने ज़माने में 2005 में जब मैंने क्वालिफाई किया
तो एक मामूली नोट्स के लिए मुझे लगता था दिल्ली जाना पड़ेगा, और वहाँ दिल्ली जा कर के आप इग्नू का नोट्स ले लीजिए, मणिकांत सिंह का ले लीजिए, तो मालूम हुआ कि किसी का फ़ोटो कॉपी करा के कोई रखा हुआ है, वो ब्लैक में बेच रहा है। तो अब तो आप देखिए यूट्यूब पे अगर तैयारी करना चाहे कोई बच्चा, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं कभी कभी हज भवन में या और भी ऑनलाइन जो क्लासेस वगैरह होता है कभी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि नाउ चिल्ड्रंस आर हैविंग मोर ऑप्शंस, तो वो उसको लगता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसको एक चैनलाइज करने की जरूरत है? बिल्कुल, एक ऑर्गेनाइजेशनल वे में इसको करने की जरूरत है। आप क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ के लोगों से? मैं ये अपील करना चाहूँगा, जैसे मैं अपने तौर पे मैंने देखा है जो हमारे साथ जो हमारे कुछ जूनियर्स थे, दे आर वेरी शार्प और ब्रिलियंट, जिनके पास बहुत ऑप्शन थे, वो दिल्ली रह सकते थे और वहाँ भी उसी तरह, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो वहाँ से वापस लौट करके अररिया के सरजमीन पे उन्होंने एजुकेशन के लिए काम किया। ख़ास करके मैं मोहसिन साहब जैसे हमारे जो यहाँ पे एक मिसाली स्कूल बनाया, शिक्षाविद के उनके कुछ बच्चों के बारे में जानना, मेरे तो जूनियर्स रहे हैं, वो मैंने देखा है कि वहाँ से आकर उन्होंने एक स्टैंडर्ड के स्कूल खोला यहाँ, जिसकी ज़रूरत थी। अगर आज हमारे इलाके में इसी तरह कुछ स्कूल्स के चेंज बने और जो हमारे जो बेहतरीन ब्रेन है जो बाहर में नोएडा दिल्ली में रह कर, क्या लगता है कि अगर उनको जोड़ा जाए तो वो जुड़ेंगे? हाँ, अगर वो अपने सरजमीन की तरफ लौटें तो नहीं, अगर लौटे नहीं भी वहीं से भी अगर वो सहयोग करें, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आज अररिया हूँ, आज मैं कहीं मेरा तबादला किसी और जगह हो जाता है, या कल मैं फिर पटना चला जाऊँ लौट करके, तो आज हाफ एन आवर के लिए अगर मेरे पास, मैं फिजिकली अगर नहीं भी हूँ, तो किसी भी माध्यम से मैं आपसे जुड़ सकता हूँ। अगर आप ऑर्गेनाइज करें तो इसी तरह का और नहीं, मेरा यही असल में कहना था कि जो रिसोर्स पर्सन है जी, किसी काम के लिए, किसी विषय के लिए, जो रिसोर्स पर्सन है, जिसको साधन सेवी हम कहते हैं, तो अब तो शायद हम ऑनलाइन या इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी उनको जोड़ सकते हैं। बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से एस्टैब्लिश हो या कुछ लोग एक कलेक्टिव इफेक्ट करें, बिल्कुल तो इस संदर्भ में आपको एक बात विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि जैसे कुछ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है, जैसे नोबा है, नेतरहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, अपने तौर पे ये लोग इस तरह के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। और अगर देखिए तो इस तरह के और भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लगता है कि अब जैसे हमारी जिम्मेदारी देखिए कि मैं अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में नौकरी और पेशे और रोज़गार से मैं जुड़ा हूँ, लेकिन एक सोल का सेटिस्फैक्शन मेरा तभी हो सकता है जो मुझे लगा कि हमारे इलाके में भी अगर हमारी कोई छोटी रहनुमाई से अगर कोई ज़रिया बनाता है ऊपर वाला, और हमारे कुछ बच्चे यहाँ से और कामयाबी के शिखर तक जाते हैं, तो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, सबसे ज़्यादा आत्मसंतोष मुझे वहीं पे मिलेगा। तो वो तो मैं जब भी अपने दोस्तों से, जैसे हमारे कुछ बैचमेट्स हैं जो पोस्टेड हैं, अभी जैसे हमारे एक बैचमेट हैं, अभी कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी, पूर्णिया के कमिश्नर हैं राहुल रंजन जी में। तो वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो बता रहे थे कि मैं जब इस इलाके की बदहाली को और परेशानी को और समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ऑफिशियल कैपेसिटी के अलावा भी कुछ कर सकूँ तो ये मुझे सबसे ज़्यादा ये मिले। तो हर आदमी के अंदर कुछ ऐसी मतलब सिर्फ मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि वो इस इलाके में पोस्टेड है, तो हमको लगता है कि अगर हम लोग ऐसे लोगों को भी जोड़ें जो कामयाब हो चुके हैं, और ताकि ये जो नए बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, जिनको अभी अपना कैरियर बनाना है, तो एक ब्रिज बन सकता है और उसके थ्रू हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो क्या हम अपने संवाद के माध्यम से लोगों को आपकी तरफ से ये भरोसा दिला सकते हैं कि अगर ऐसी ज़रूरत कोई पड़ी तो आपका सहयोग मिलेगा ऐसे कामों में? बिल्कुल मिलेगा। मैं तो लास्ट इंटरव्यू देख रहा था, सालिक परवेज़ हमारे बहुत छोटा भाई, भतीजा है मेरा, और भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक ही सर्विस में हम लोग, तो मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था आपके संवाद के माध्यम से। उसने ये कहा कि मुझे याद है कि वो दिल्ली में छोटी जगह एक छोटे से कैफ़े में बैठ के उसने पहला ईमेल आईडी बनाया। तो अब ये सोचिए कि हम लोग अगर आप दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले में देखिए कि जहाँ के बच्चे, जहाँ उन्होंने गांव देखा ही नहीं होगा, और बॉम्बे हो या दिल्ली हो, पूना हो, वो जो उस एफ्लुएंट सेक्शन के बच्चे हों जिससे आपको कम्पीट करना है, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे गांव के बच्चे जो यहीं से तालीम हासिल किए या यहीं से शिक्षा ग्रहण की अररिया की सरजमीन से। जैसे हम लोगों का अगर देखें तो बिल्कुल मामूली स्कूल में, हिंदी मीडियम के स्कूल में
हाँ, तो इस तरह के शिक्षा ग्रहण करके, लेकिन अगर हौसला हो सीखने का, पढ़ने का, तो आप सोचिए कि एक बच्चा जो बहुत पहले से कंप्यूटर जानता हो, एक बच्चा जो है बीए करने के बाद अपना ईमेल आईडी बनाता हो, और आज भी हमको लगता है कि शायद प्रौद्योगिकी ही एक ऐसा मेरे ख्याल से माध्यम है, जो परीक्षा है, जिसमें आपके अंदर अगर प्रतिभा है और आपके अंदर वो आग है, वो जज्बा है, वो जज्बा है, तो मेरे ख्याल से ईश्वर की मदद होती है और आपकी मेहनत जो है वो मतलब हमको ये कहें कि वो आपको अंजाम तक पहुंचाती है। ये तो है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा संवाद के माध्यम से कि जो भी जिस तरह का भी और जिस समय भी अगर मेरी उपस्थिति से या मेरे प्रयास से कुछ नया हो सके, किसी का जीवन में मैं रंग घोल सकूं, तो मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सलम साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे द संवाद, मैं हूं परवेज़ आलम। देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द संवाद।